सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। मौका है, जश्न का मौका है एक बार फिर देश को संबोधित करने का, क्योंकि 3 राज्यों के नतीजे आज सामने आ चुके हैं और इन नतीजों ने एक बार फिर बता दिया है कि पूर्वोत्तर में बीजेपी का दबदबा लगातार बना हुआ है। नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय चुनाव के नतीजों का आज दिन था। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाता हुआ साफ तौर से नजर आ रही है बीजेपी। मेघालय में हालांकि पेच फंसा हुआ है, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी देखने को मिली है, समीकरण देखने को मिली है, उससे भी स्पष्ट हो रहा है कि मेघालय में भी बीजेपी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में आज चुनावी नतीजों का दिन था। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। एक बार फिर जश्न का माहौल, एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। हर बार की तरह यूपी में जब विधानसभा चुनाव जीते थे, तब भी प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर आए थे, देश को संबोधित किया था। जब भी ऐसे मौके होते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर जाते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और वहां से पूरे देश को एक संदेश दिया जाता है। आज पूर्वोत्तर में चुनावी नतीजों से एक बार फिर यह साफ हो गया कि पूर्वोत्तर में बीजेपी ने अपना दबदबा कायम रखा है। मेघालय में हालांकि अभी परिस्थितियां उस हिसाब से नहीं बनी, लेकिन स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अलगाव छोड़ विकास का साथ, अलगाव छोड़ विकास का साथ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय के अंदर आकर ऊपर की गैलरी से हम सबको अभिवादन करेंगे। टीवी चैनल्स के द्वारा पूरे देश को धन्यवाद करेंगे, अभिवादन करेंगे और विशेषकर पूर्वोत्तर राज्य की जनता का धन्यवाद करेंगे। पूर्वोत्तर के अपने भाई बहन यहां पर आ रहे हैं। पहले कतार के मैं कार्यकर्ताओं को मेरा नम्र अनुरोध है कि उनके लिए हम थोड़ी बैठने के लिए जगह बना दें। आज की जीत ये पूर्वोत्तर के जनता ने दिए हुए समर्थन की जीत है और इसलिए आज हम विशेषकर ये चाहते हैं कि पूर्वोत्तर के ये हमारी भाई बहन हमारे विजयी उत्सव में आए हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट प्लीज कम इन द फ्रंट। ऑल आर रिक्वेस्टेड, कार्यकर्ता उनको यहां पर आगे आने दें। तो सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद ही उनका संबोधन एक बार फिर सुनने को आपको मिलेगा। सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जीत और जश्न की तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर से। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सुबह से ही जुटना शुरू हो गए थे। पूर्वोत्तर राज्यों के जैसे जैसे नतीजे सुबह से सामने आ रहे थे और बीजेपी त्रिपुरा और नागालैंड में जीत हासिल कर रही थी, जश्न और जीत वहां पे साफ तौर से नजर आ रहा था। बीजेपी कार्यकर्ता सुबह से ही जश्न मनाने में जुटे हुए थे। इंतजार था प्रधानमंत्री मोदी के आगमन का, वो अब लगभग पूरा हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में आज 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने आए। त्रिपुरा में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाता हुआ साफ तौर से बीजेपी नजर आ रही है। नागालैंड में भी एक बार फिर बीजेपी ने अपनी जीत कायम रखी है। वहां भी 37 सीटों के साथ भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार
बनाता हुआ साफ तौर से बीजेपी नजर आ रही है। मेघालय में हालांकि थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मेघालय में अभी जो हंग असेंबली नजर आ रही है उसमें भी बीजेपी की अहम भूमिका हो सकती है सरकार बनाने में। तो ये कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी ने जो दबदबा बनाया हुआ था वो अब भी कायम है। पूर्वोत्तर में 8 राज्य आते हैं और लगभग 7 राज्यों में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ सत्ता में काबिज है, और यही इन 3 राज्यों में हुआ है। असम की बात करें वहां पे बीजेपी है, मेघालय की बात करें वहां पे भी अब बीजेपी ही सरकार अगर सहयोगी दलों के साथ बनाती हुई नजर आएगी। सिक्किम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, आज चुनाव हुए हैं, त्रिपुरा और नागालैंड में। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से 7 में बीजेपी का भगवा लहराता हुआ नजर आ रहा है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। यहां से न सिर्फ संदेश पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को दिया जाएगा बल्कि पूरे देश को भी दिया जाएगा कि बीजेपी अब, क्योंकि कहा यह जाता है कि पहले बीजेपी पे यह कहा जाता था कि बीजेपी सिर्फ हिंदी बेल्ट में ही उसका दबदबा है, लेकिन पिछले कई चुनावों की बात करें, खासकर 2014 के बाद, 2014 से पहले पूर्वोत्तर के इन स्टेट्स में बीजेपी की एक भी सीट नहीं थी। कांग्रेस का दबदबा इन राज्यों में माना जाता था, लेकिन 2014 लोकसभा चुनावों के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में समीकरण बदलने लगे। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी उन तमाम राज्यों में अब बीजेपी अपने अलायंस के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का वहां पर पूरी तरह से लगभग सफाया हो चुका है, और बीजेपी ने एक बार फिर पूर्वोत्तर के राज्यों में अपनी सत्ता को बनाकर रखा हुआ है। 3 राज्यों के आज नतीजे आए, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, और यही जीत का जश्न आज बीजेपी हेडक्वार्टर में दिन भर दिखा। अब इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी का। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की, हेडक्वार्टर की। प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। थोड़ी देर बाद ही उनका संबोधन शुरू होगा। मंच की तरफ प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौके पर मौजूद हैं। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हुए हैं। पहुंचे भी क्यों ना, क्योंकि जश्न का यह मौका है। पूर्वोत्तर में बीजेपी का कमल एक बार फिर खिला है स्पष्ट बहुमत के साथ। त्रिपुरा की बात करें, नागालैंड की बात करें तो स्पष्ट बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब यहां से देश को संबोधित करेंगे, पूर्वोत्तर राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, पूर्वोत्तर राज्यों की जनता को संबोधित करेंगे, तो वहां से संदेश 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या जाएगा। अभी कई अन्य राज्य हैं, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, कर्नाटक की बात करें, इन राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इन राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी यहां से क्या संदेश देते हैं। जाहिर सी बात है, जब भी इस तरह की जीत मिलती है तो प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचते हैं, उनके उत्साह को बढ़ाते हैं, आभार प्रकट करते हैं देश की जनता का कि उन्होंने एक बार फिर बीजेपी को चुना है। आज यहां से क्या संदेश दिया जाएगा, हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके साथ कदम से कदम आगे मिलाकर चलते हुए। और ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर से तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं का आभार अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में एक बार फिर कमल खिला है। त्रिपुरा, नागालैंड में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बनाएगी। पूर्वोत्तर की जीत हमारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय गृह मंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है। स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है।
पूर्वोत्तर की जीत हमारी है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी सीधे तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर से प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं, विराजमान हो गए हैं। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी मंच पर मौजूद हैं। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का, जो इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर में ही मौजूद हैं। कुमार, तस्वीरें हम देख रहे हैं और दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जीत का जश्न बीजेपी मना रही है। लेकिन बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी जब आज एक बार फिर देश को संबोधित करेंगे तो क्या क्या मैसेज आज दिए जा सकते हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने उसको लेकर, और पूर्वोत्तर में जो ये प्रचंड जीत मिली है उसको लेकर? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मंच पे बैठ गए हैं और उन्हीं का इंतजार था। दिल्ली प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता हजारों की संख्या में पहुंचा और अब देखिए प्रधानमंत्री का स्वागत गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा फूलों का हार पहनाकर कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो मैसेज का जो सवाल है, देखिए नॉर्थ ईस्ट की जीत को काफी बड़ी जीत बीजेपी मान रही है, क्योंकि 2018 में पहली बार ऐसा हुआ था कि नॉर्थ ईस्ट में जहां बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं था, वहां पे बीजेपी ने लेफ्ट की 30-35 साल पुरानी सरकार को उखाड़ कर और अपने सत्ता पे काबिज हुए थे। लेकिन उसके बाद 4 साल तक त्रिपुरा में स्थितियां जैसी भी रही चलती रही, लेकिन ऐसा बीजेपी को लगने लगा 4 साल बाद कि अगर वर्तमान मुख्यमंत्री यानी कि विप्लव देव उस वक्त मुख्यमंत्री थे, अगर वो रहेंगे तो फिर से सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहां चुनौती ये भी थी कि नए मुख्यमंत्री को सिर्फ 1 साल का कार्यकाल मिलेगा और वो अपनी इमेज बनाने में कितना सफल होंगे। तो इन चुनौतियों के बीच बीजेपी ने त्रिपुरा में अपना मुख्यमंत्री बदला था और 1 साल का वक्त मात्र मानिक शाह को मिला था। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से 11 के आसपास सीटें कम हुई है बीजेपी की, लेकिन सत्ता किसी तरह से बची रही, तो ये एक बड़ी जीत आप कह सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्य में जहां 2018 से पहले बीजेपी का कोई नामलेवा नहीं था, वहां त्रिपुरा में वो दूसरी बार सत्ता में वापस आ रही है। वहीं एनडीपीपी, खासकर अगर आप नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में बीजेपी के पास 12 सीटें थी, 12 ही सीटों पे इस बार भी हुआ है। और आज के इस विजय उत्सव पर त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में कमल पुनः खिलने पर आज हम सबके बीच में विजय उत्सव मनाने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा मैंने कहा कि आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और देश भर के लाखों कार्यकर्ता जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, उन सब की ओर से भी प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथ ही साथ अभिनंदन के साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर त्रिपुरा में दोबारा सरकार बनाने में जिस तरीके से नेतृत्व दिया है और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाया और मेघालय में भी वोट परसेंटेज को आगे बढ़ाने में योगदान किया है, मैं आप सबकी ओर से, लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से
प्रधानमंत्री मोदी जी को इस अथक प्रयास और नेतृत्व के लिए आप सबकी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, जो आज आप जीत दोबारा दर्ज करा रहे हैं त्रिपुरा में, नागालैंड में अपने आप को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यह कोई अनायास ही नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लंबी सोच लेकर, एक दूरदृष्टि लेकर, एक संकल्प लेकर भारत की राजनीति में और राजनेताओं के द्वारा जिस नॉर्थ ईस्ट का उपेक्षा की जा रही थी, उसको मुख्य धारा में लाने का काम और नीतिगत निर्णय लेते हुए नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इस कारण से हमको ये सफलता मिली है। आप सबको याद होगा, कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर देश के अन्य इलाके विकास कर सकते हैं, अगर देश के अन्य इलाके मुख्य धारा में आकर के आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं विकास कर सकता। और इस बात को लेकर के संकल्प लेकर के नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री जी ने लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो, पूर्वोत्तर की ओर देखो और पूर्वोत्तर को आगे बढ़ाने का काम करे, इस नीति को लेकर के प्रधानमंत्री जी चले। और आपको जानकर के यह भी खुशी होगी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में 50 बार से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का भ्रमण किया और नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा में लेकर के आए। पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक लक्ष्य तय किया और नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य धारा में लाने के लिए अष्टलक्ष्मी की बात कहते हुए सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का विकास करने की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करी। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने अष्ट लक्ष्मी के साथ साथ अष्ट आधार भी दिए और उसका मंत्र भी हम सबको दिया। क्या मंत्र था? कि नॉर्थ ईस्ट में शांति होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में पावर की बहुत बड़ी गुंजाइश है, इसलिए एनर्जी का काम होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नेचुरल फार्मिंग होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट को 5G से कनेक्ट करना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट को खेल कूद में बढ़ावा देना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट को जो उसकी पोटेंशियल है उसको पूरा का पूरा आगे बढ़ाना चाहिए। ये 8 मंत्र लेकर के प्रधानमंत्री जी ने अष्टलक्ष्मी को संवारने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। आपको जानकर के खुशी होगी कि हम चुनाव के नतीजों के बाद त्रिपुरा में दोबारा सरकार बना रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण। आज असम में हमने दोबारा सरकार बनाई, अरुणाचल प्रदेश में हम सरकार में हैं, मणिपुर में हमने दोबारा सरकार बनाई और इसी तरीके से आगे चल करके हम नागालैंड में सरकार अभी बना रहे हैं और आगे भी हम इन चुनाव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में और मजबूत करके आगे बढ़ेंगे। इस बात का हम संकल्प लेते हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने
उस समय पूर्वोत्तर कैसा पूर्वोत्तर था? पूर्वोत्तर जाना जाता था बंद के लिए, ब्लॉकेड के लिए, इंसर्जेंसी के लिए, आतंकवाद के लिए, टारगेटेड किलिंग के लिए, तय करके किसी को किलिंग करना, अबडक्शन कर लेना, अपहरण कर लेना, इसके लिए नॉर्थ ईस्ट जाना जाता था। दिनों नहीं ब्लॉकेड लगते थे, महीनों ब्लॉकेड लगते थे, सारा काम रुक जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर और तकदीर बदल डाली। आज नॉर्थ ईस्ट शांति के लिए जाना जाता है। आज नॉर्थ ईस्ट स्थिरता के लिए जाना जाता है। आज नॉर्थ ईस्ट सद्भाव के लिए जाना जाता है। आज नॉर्थ ईस्ट, वहां इंसर्जेंसी नाम की चीज समाप्त हो गई प्राय, और उसी तरीके से वार्तालाप के द्वारा प्रधानमंत्री जी ने जितने भी इस तरीके के ग्रुप्स थे उनसे वार्तालाप करते हुए नॉर्थ ईस्ट में शांति लाने का काम और स्थिरता लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट को एटीएम समझ रखा था, एटीएम समझ रखा था। पैसे कमाओ, भ्रष्टाचार होने दो, वहां के लोगों का जो होता है सो हो, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त, शांति युक्त, विकास युक्त नॉर्थ ईस्ट को सरकारें दी तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण मिला है। इस बात को भी हमको समझना होगा। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि आज जहां शांति आई वहीं विकास के नए आयाम भी लिखे गए, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने मंत्र क्या दिया? मंत्र दिया हीरा। हाईवे, इंटरनेट, रेलवेज और एयरवेज, यानी एयरपोर्ट का विकास हो, कनेक्टिविटी है। आज नॉर्थ ईस्ट के किसी भी कैपिटल में जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम कुछ घंटों में दिल्ली से उड़कर वहां पहुंच सकते हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। आपको जानकर के खुशी होगी कि नागालैंड में 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन शौखोवी बना, तो वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना। हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए और उस विकास की दृष्टि से सड़कों का जाल बिछा। आज नेशनल हाईवे, 4 वे, 6 वे लेन, इस तरीके की योजनाएं चल रही हैं। अगरतला से लेकर के कलकत्ता तक यह सड़कों का जाल बिछा करके जो 36 घंटे लगते थे वो 16 घंटे में पूरा करने का संकल्प लिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। इसलिए विकास की नई योजनाएं बना करके चले, और आज जो हमको नतीजे देखने को मिल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि, लगन, कर्मठ तरीके से उन चीजों को नीचे धरती पर उतारना, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इनको मजबूती देना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ताकत देना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के का ताकत देना, ताकि कोई गरीब भूखा न सोए, इसकी व्यवस्था करना। हर दृष्टि से एक कोशिश हुई है हमारे स्वच्छता अभियान के तरीके से हर स्टेट में महिलाओं को, उनको इज्जत घर देना और उनको इज्जत देना, यह काम मोदी जी ने संकल्प के रूप में लिया है। और यही कारण है कि आज यह परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, आज कांग्रेस का क्या हाल हो गया, कहीं देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अभी भी रस्सी जल गई है, बल नहीं गया है। ऐंठन चली गई, ऐंठन अभी भी बरकरार है, जमीन खिसक गई है, और अभी भी सुबुद्धि नाम की चीज दूर दूर तक उनके नजदीक नहीं आई है। अब देखिए किस तरीके की भाषा आज कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल कर रही है, किस तरीके की असभ्य भाषा में उतर आए हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, किस तरीके से राजनीति की हर सीमाओं को लांघ करके
वो अपना छोटापन और ओछापन दिखा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सब लोग मिलकर हर जगह कमल ही कमल खिला रहे हैं, कमल ही कमल खिला रहे हैं। ये आपके नारे, ये मोदी जी के प्रति आपका प्यार, ये दुनिया में संदेश दे रहा है कि तुम अपनी भाषा से कितने भी नीचे चले जाओ, भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे ही बढ़ने वाला है और तीव्र गति से चलने वाला है। मैं आपके और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में ज्यादा देर न रहता हुआ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें और उनको विश्वास दिलाऊंगा कि हम उनके रास्ते पर चलेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले मेरी आप सबको एक प्रार्थना है। नॉर्थ ईस्ट के हमारे सभी भाइयों बहनों के सम्मान में, नॉर्थ ईस्ट के हमारे सभी नागरिकों के सम्मान में आप अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश लाइट चालू कीजिए और नॉर्थ ईस्ट के सभी नागरिकों का अभिनंदन कीजिए। जिन जिन के पास मोबाइल है अपनी फ्लैश चला करके, ये नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों का सम्मान है, ये नॉर्थ ईस्ट के देशभक्ति का सम्मान है, ये नॉर्थ ईस्ट का प्रगति के रास्ते पर जाने का सम्मान है। ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के सम्मान में आपने जो ये मोबाइल फोन के माध्यम से प्रकाश फैलाया है, ये प्रकाश उनके सम्मान में है, उनके गौरव में है। आपका मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, बीते वर्षों में भाजपा मुख्यालय ऐसे अनेक अवसरों का साक्षी बना है। आज हमारे लिए जनता जनार्दन को विनम्रता से नमन करने का एक और अवसर आया है। मैं त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की जनता का सर झुकाकर वंदन करता हूं, उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। इन राज्यों की जनता ने बीजेपी और हमारे साथी सहयोगियों को भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं आज त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली में या हमारे अन्य इलाकों में बीजेपी का काम करना उतना कठिन नहीं है जितना नॉर्थ ईस्ट में है। वहां का कार्यकर्ता हमसे अनेक गुना मेहनत करता है और इसलिए वहां के कार्यकर्ता विशेष रूप से अभिनंदन के अधिकारी हैं। आज के नतीजे
आप सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। साथियों, आज के चुनाव और इन चुनाव परिणामों में देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत सारे संदेश हैं। आज के नतीजे ये दिखाते हैं कि भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कितनी आस्था है, एक मजबूत आशावाद है। लोकतंत्र की राह पर चलते हुए हर शंका आशंका का समाधान हो सकता है, बदलाव लाया जा सकता है। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट में चुनाव होते थे, नतीजे आते थे, तो दिल्ली में और देश के अन्य हिस्सों में उतनी चर्चा ही नहीं होती थी। जो चर्चा होती भी थी तो वो चुनावी हिंसा की होती थी, बम, बंदूक और ब्लॉकेड की चर्चा होती थी। त्रिपुरा में तो हाल ये था कि पहले एक पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी का झंडा तक नहीं लगाया जा सकता था, और अगर किसी ने लगाने की कोशिश की तो उसको लहूलुहान कर दिया जाता था। इस बार इन चुनावों में हमने कितना बड़ा परिवर्तन देखा है। भाजपा ने नॉर्थ ईस्ट की राजनीति की दिशा ही नहीं, उसकी दशा ही नहीं, लेकिन एक आत्मविश्वास से भरा हुआ और नई दिशा पर चल पड़ा हुआ नॉर्थ ईस्ट हम देख रहे हैं। आज सुबह से मैं जब टीवी देख पाया, इन चुनावों के नतीजे ही छाए रहे। ये सिर्फ दिलों की दूरी समाप्त होने का ही नहीं, बल्कि ये नई सोच का प्रतिबिंब है। अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है। ये युग परिवर्तन का समय है, ये नया इतिहास रचे जाने का समय है। मैं नॉर्थ ईस्ट की शांति, समृद्धि और विकास का ये समय देख रहा हूं। मुझे याद है कि कुछ दिनों पहले जब मैं नॉर्थ ईस्ट गया था तो किसी ने मुझे बोला कि मोदी जी, आपको अपनी हाफ सेंचुरी के लिए बहुत बहुत बधाई। तो मैंने उनको पूछा कि भाई ये कैसी हाफ सेंचुरी आप बता रहे हैं? तब उन्होंने मुझे बताया कि जब से बोले आप प्रधानमंत्री बने हैं, आप 50 से भी ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट का विजिट कर चुके हैं, जो अभी नड्डा जी बता रहे थे। साथियों, सवाल बधाई का नहीं है, लेकिन जब एक नागरिक मुझे ये कह रहा था तब मैं अनुभव कर रहा था कि जाने मात्र से इसके दिल को कितना सुकून मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के दिलों में कितना प्यार उमड़ करके आया है, उसकी वो अभिव्यक्ति थी।
और तब मुझे लगता था कि मेहनत कभी न कभी तो रंग लाती है। चुनाव जीतने से भी ज्यादा मुझे इस बात का संतोष है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बार बार नॉर्थ ईस्ट जाकर के मैंने उनके दिलों को जीता है और वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। मुझे ये संतोष भी हुआ कि पूर्वोत्तर के लोगों को ये एहसास हो रहा है कि अब उनकी उपेक्षा नहीं होती। केंद्र की भाजपा सरकार में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भी उतना ही महत्व मिलता है। साथियों, आज बहुत सारे पॉलिटिकल विश्लेषक बीजेपी की सफलता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ हमारे विशेष शुभचिंतक भी हैं। इन विशेष शुभचिंतक जिनके पेट में ये सोच सोच करके दर्द होता है कि बीजेपी की जीत का राज क्या है। साथियों, मैं ज्यादा तो टीवी देख नहीं पाता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब तक मैंने देखा नहीं है कि ईवीएम पर कोई गाली पड़नी शुरू हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन ऐसे हर शुभचिंतक को मैं बीजेपी की सफलता का रहस्य बताना चाहता हूं। भाजपा के विजय अभियान का रहस्य छिपा है त्रिवेणी में। त्रिवेणी यानी 3 धाराओं का संगम। इस त्रिवेणी की पहली शक्ति है भाजपा सरकारों का कार्य। इस त्रिवेणी की दूसरी शक्ति है भाजपा सरकारों की कार्य संस्कृति। और इस त्रिवेणी की तीसरी शक्ति है भाजपा के कार्यकर्ताओं का सेवा भाव। ये त्रिवेणी मिलकर भाजपा की शक्ति को 1+1+1 यानी 111 गुना बढ़ा देते हैं। हमने देश को एक नई राजनीति दी है, राजनीति की एक नई संस्कृति दी है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, एक नया विकास मॉडल देश को दिया है। हमारे काम के तौर तरीकों में कोई भेदभाव नहीं होता। हम सबके विकास में भरोसा करते हैं। हम सबके लिए सेवा भाव से काम करते हैं। हमारी प्रेरणा है एक भारत श्रेष्ठ भारत। भाजपा का विकास मॉडल देश हित को सर्वोपरि रखता है। हमारे लिए देश प्रथम है, देशवासी प्रथम है। साथियों, हमारे देश में हमेशा से एक और पॉलिटिकल मॉडल रहा
जिसमें पहले ऐसा कहते थे कि जो दूरदृष्टा होते हैं, स्टेट्समैन होते हैं, वो आने वाली पीढ़ियों का सोचते हैं और पॉलिटिशियन के लिए कहा जाता था कि वो अगले चुनाव का सोचते हैं। तो मुझे किसी ने एक बार कहा तो मैंने कहा अब कहावत और बदल गई है। बोले क्या? मैंने कहा पहले जो स्टेट्समैन होते हैं वो अगली पीढ़ी के लिए सोचते हैं। पहले कहा जाता था कि पॉलिटिशियन अगले चुनाव के लिए सोचते हैं, लेकिन आज तो समय ऐसा बदल गया है कि पॉलिटिशियन दूसरे दिन के अखबार में क्या छपेगा इस पर ही सोचते रहते हैं। शाम को टीवी में उनकी तस्वीर आएगी कि नहीं, यही सोचते रहते हैं। और इसलिए जो आसान चीजें होती हैं, जो जरा मुंह में पानी छूट जाए ऐसी चीजें होती हैं और जिससे लोगों को आसानी से गुमराह किया जा सकता है, उसी मॉडल पर चलने की फैशन बढ़ रही है। राजनीति के इस मॉडल में कठिन लक्ष्यों को हाथ ही नहीं लगाया जाता था। तब समस्याओं को ऐसे टाल दिया जाता था जैसे उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, समस्या की तरफ देखना ही नहीं। ये पॉलिटिकल मॉडल कठिनाइयों का हल नहीं करता था, बल्कि लोगों के जीवन को लंबे समय के लिए कठिनाई में जीने के लिए मजबूर कर देता था। भाजपा ने इस अप्रोच को पूरी तरह बदल दिया है। हम सबसे कठिन चीजों को हल करने के लिए कठिन से कठिन मेहनत करते हैं और तमाम मुश्किलों के बावजूद समाधान के जो भी रास्ते मिले उन रास्तों पर चलने का ईमानदारी से प्रयास करते हैं। हम ये नहीं देखते कि इस काम को करना कितना मुश्किल होगा, बल्कि हम ये देखते हैं कि अगर हमने इस काम को नहीं किया तो लोगों का जीवन और कितना मुश्किल हो जाएगा। हमें दर्द होता है, हमारी नींद चली जाती है। नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण ही हमारे सामने है। आजादी के 7 दशकों बाद भी नॉर्थ ईस्ट के हजारों गांवों तक बिजली नहीं पहुंची थी। साथियों, क्या 21वीं सदी में बिना बिजली की जिंदगी कोई कल्पना कर सकता है? पहले की सरकारों ने देखा कि वहां तक बिजली पहुंचाना कठिन काम है, इसलिए उन गांवों को अंधेरे में छोड़ दिया गया। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को घर, पक्के घर, उनको नल से जल, उनके घरों में गैस का कनेक्शन ये उपलब्ध कराने ये पहले की सरकारों के काम की सूची में ही नहीं था, क्योंकि उनके लिए न तो उन क्षेत्रों की परवाह थी और न ही ऐसे कठिन कामों को करने का हौसला था। एयरपोर्ट, हाईवे, रेलवे, ये कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में इन चीजों के विकास को भी कठिन मान लिया गया था। पहले की सरकारें कठिनाइयों से बचती रही और इसकी वजह से हर परियोजना में देरी होती रही। हमने इन परियोजनाओं को पूरा किया और लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमारे ऐसे ही प्रयासों की वजह से आज देश पहली बार गरीबी के खिलाफ इतनी मजबूती से लड़ रहा है। और मुझे तो खुशी है कि मेरा गरीब भाई भी गरीबी को खत्म करने के लिए
मेरे साथ कंधे से कंधा खड़ा लगा करके मेहनत कर रहा है। इसलिए आज भारत के विकास और उसकी रफ्तार की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? चारों तरफ गुंज सुनाई दे रही कि नहीं सुनाई दे रही है? साथियों, भाजपा के विजय अभियान में जो हमारी त्रिवेणी की तीसरी शक्ति है, शिव जी के भी कहते हैं ना, तीसरा नेत्र सबसे सामर्थ्यवान माना जाता है। ये हमारी जो तीसरी शक्ति है, वो तीसरी शक्ति हमारे भाजपा के कार्यकर्ता है और मैं उनको बार बार नमन करता हूं। भाजपा के कार्यकर्ता का सेवा भाव अतुल्य है। भाजपा के कार्यकर्ता का श्रम और समर्पण अतुल्य है। भाजपा के कार्यकर्ता की पहचान उसके अनुशासन से होती है। हमारी पार्टी ने बड़ी से बड़ी मुश्किलों को देखा है। हमने कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता ने मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी पार्टी का झंडा बुलंद रखा है। भाजपा जब कदम बढ़ाती है तो उसे रोकने के लिए उसके कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनके खिलाफ हिंसा की होती है, लेकिन वो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्पित होते हैं। इसलिए वो त्याग की पराकाष्ठा से पार्टी के कदमों को और देश के सपनों को कभी भी टूटने नहीं देते हैं, निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। जिस पार्टी के पास कार्य हो, कार्य संस्कृति हो और ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। साथियों, आज मुझे ये देखकर भी खुशी है, हर चुनाव के साथ साथ देश की बहनों बेटियों का सुरक्षा कवच बीजेपी के लिए मजबूत होता जा रहा है। त्रिपुरा की, नॉर्थ ईस्ट की बहनों को भी मैं इस भरोसे के लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूं। ये बीजेपी का सौभाग्य रहा है कि हमने नागालैंड को पहली राज्यसभा सांसद एक महिला को देकर के शुभ शुरुआत की। आज नागालैंड में तो पहली बार महिला उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची है। ये हम सभी के लिए, पूरे देश की माताओं बहनों के लिए गौरव की बात है। बीजेपी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम आवास योजना में महिलाओं के नाम घर हो, जल जीवन मिशन के तहत हर घर पाइप से पानी पहुंचाना हो, गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देना हो, आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देना हो, मुद्रा योजना के माध्यम से बिना गारंटी लिए 10 लाख रुपए तक की मदद हो, ऐसी अनेक योजना का लाभ नॉर्थ ईस्ट की लाखों बहनों को हुआ है। इसलिए उनका भरोसा
भाजपा पर लगातार सशक्त हो रहा है। ऐसे समय में जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है, खिलता ही जा रहा है। कुछ लोग कट्टर की पहचान में लगे हुए हैं। वो हर काम बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा मोदी, मत जा। साथियों, आज के चुनाव नतीजों के बाद आज के नतीजों के बाद कांग्रेस ने छोटों के प्रति अपनी नफरत को फिर से जग जाहिर कर दिया। कांग्रेस कह रही है और अध्यक्ष उनके कह रहे हैं कि ये तो छोटे राज्य हैं, इनके नतीजे उतना मायने नहीं रखते। जब दिल में ही भारत को जोड़ने की भावना ना हो तो ऐसे बोल निकलते ही है। ये इन राज्यों के लोगों का अपमान है, जनमत का अपमान है। छोटे राज्यों को इस तरह तिरस्कार की भावना से देखकर कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर रही है। इसी सोच की वजह से कांग्रेस ने हमेशा देश के गरीब को छोटा समझा, देश के दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को छोटा समझा। कांग्रेस ने हमेशा संख्या बल को, वोट बैंक को देखते हुए राजनीति की है। यही मानसिकता है जिसने आजादी के बाद देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। जब हमारी सरकार ने गरीब के लिए शौचालय बनाए तो कांग्रेस उसे छोटा काम कहती रही। जब हमने गरीब के बैंक खाते खुलवाए तो कांग्रेस ने उसे भी छोटा काम बताया। जब हमने सफाई अभियान चलाया, कांग्रेस ने छोटा काम मानकर उसका भी मजाक उड़ाया। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, छोटे लोगों से, छोटे राज्यों से यही नफरत आपको आगे भी चुनाव में डुबोने जा रही है। आज नॉर्थ ईस्ट के नतीजों ने बीजेपी के खिलाफ वर्षों से चलाए जा रहे एक और प्रोपेगेंडा को भी ध्वस्त कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि कुछ विरोधी दलों ने और उनके इकोसिस्टम ने हमेशा भाजपा पर एक लेबल चिपकाने की कोशिश की है। शुरुआत में बीजेपी को बनिया पार्टी कहा गया, हिंदी पट्टी की पार्टी कहा गया, फिर कहा गया कि बीजेपी सिर्फ
शहरी मिडिल क्लास की पार्टी है और गांवों में कोई आधार नहीं है। समय के साथ इन सारे मिथकों को बीजेपी ने तोड़ दिया, लेकिन इसके साथ ही विरोधी दल ये कहने लगे कि आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी को उतना समर्थन नहीं है। पिछले 10 सालों में हमने इस भ्रम को भी तोड़ दिया है। आज देश का आदिवासी समाज ही नहीं, दलित और पिछड़े भी भाजपा के साथ है। अभी हमने गुजरात चुनाव में भी देखा है कि कैसे आदिवासी पट्टे में भाजपा को जबरदस्त जीत मिली है। साथियों, हमारे यहां बरसों तक माइनॉरिटीज को भी बीजेपी का डर दिखाया गया, देश विदेश में प्रोपेगेंडा चलाया गया, लेकिन अपप्रचार की इस झूठ की पोल गोवा के लोग खोलते रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट के लोग भी इस झूठ की पोल खोलने में जुट गए हैं। नागालैंड और मेघालय में जहां बहुसंख्यक आबादी हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों की है, वहां बीजेपी के लिए इतना जबरदस्त समर्थन लगातार बढ़ रहा है। वहीं नागालैंड में लगातार दूसरी बार हमें गठबंधन को आशीर्वाद मिला है। गोवा में भाजपा लगातार जीत पर जीत का रिकॉर्ड बना रही है। मैं जानता हूं जैसे जैसे कुछ दलों द्वारा फैलाए इस झूठ का पर्दाफाश होगा, वैसे वैसे भाजपा का और विस्तार होता जाएगा। साथियों, कुछ दलों द्वारा पर्दे के पीछे गठबंधन करके भाजपा को बाहर रखने का खेल भी आज देश देख रहा है। जनता देख रही है कि कैसे ये राजनीतिक दल उसके साथ, नागरिकों के साथ, जनता जनार्दन के साथ छल कपट कर रहे हैं। एक राज्य में दोस्ती और दूसरे राज्य में कुश्ती, ऐसा करने वाले राजनीतिक दलों का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। केरला की जनता भी ये देख रही है कि कैसे लेफ्ट और कांग्रेस दूसरे राज्यों में गठबंधन करते हैं और केरला में एक दूसरे के खिलाफ होने का ढोंग रचाते हैं। सच्चाई यही है कि ये दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिलकर केरला को लूट रहे हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भी जैसे नागालैंड में हुआ है, जैसे मेघालय में हुआ है, जैसे गोवा में होता रहा है, केरला में भी भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी। साथियों, नॉर्थ ईस्ट की विजय ने बाकी देश के कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा भर दी है। देश की जनता बार बार भाजपा पर भरोसा जता रही है। हमें विनम्र भाव से आगे बढ़ना है, हमें सभी को साथ लेकर चलना है। आजादी के इस अमृत काल में भारत को विकसित बनाने के लिए सबका प्रयास आवश्यक है। आइए यहां से हम दोगुनी ताकत से राष्ट्र निर्माण में जुट जाएं। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय की जनता का मैं फिर से एक बार हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। ये कॉरपोरेट जगत का और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में उनके मित्र अडानी ने किया है। इसकी जांच की परतें खुलनी चाहिए और जेपीसी की जो हमारी मांग है, क्योंकि सदन सर्वोच्च है, पार्लियामेंट सर्वोच्च है, जेपीसी की जो हमारी मांग है उस जेपीसी के माध्यम से जांच होगी तो बहुत सारे और सच और तथ्य सामने आने में मदद मिलेगी। पहली बात तो यह अडानी को लेकर मामला था। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो स्वागत योग्य फैसला है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के नाम से। वो है चुनाव आयोग के गठन की प्रक्रिया को निर्धारित करने का फैसला। अब प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे चुनाव आयोग में कौन बैठेगा। आप बताइए, चुनाव आयोग तब तक इंतजार करता है जब तक प्रधानमंत्री जी की रैलियां ना हो जाएं, योजनाओं की घोषणाएं ना हो जाएं। चुनाव आयोग तब तक इंतजार करता है जब तक गृह मंत्री जी की रैलियां और सभाएं ना हो जाएं, और ये सब कुछ देखकर चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हैं। यानी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लंबे समय से आवाज उठ रही थी, और आज ये जो फैसला आया है कि लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का एक मेंबर होगा, प्रधानमंत्री जी स्वयं होंगे और मुख्य न्यायाधीश जी होंगे, वो लोग मिलकर चुनाव आयोग का गठन करेंगे। ये एक अच्छा बेहतरीन फैसला है और इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कायम रखने में, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में, भारत के संविधान को मजबूत करने में मदद मिलेगी। आपके कोई प्रश्न हो? आपने जेपीसी की मांग को लेकर बोला, तो क्या इसमें से संतुष्ट आप लोग नहीं है? जेपीसी की मांग को लेकर सदन के अगले सत्र में जो 13 तारीख से शुरू हो रहा है उसमें भी आवाज उठाते रहेंगे? देखिए, जेपीसी की मांग जो है वो पार्लियामेंट की मांग है, पार्लियामेंट के सदस्यों की मांग है। जेपीसी की मांग से सुप्रीम कोर्ट की जांच में कोई अंतर नहीं आएगा। जेपीसी तो पार्लियामेंट की होती है भाई। एक ही चीज, एक ही घोटाले की जांच सीबीआई भी करता है, ईडी भी करता है। ये तो मोदी जी ने सिखाया है। तो इतना बड़ा महाघोटाला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी जांच करे और जेपीसी भी जांच करे। अरे अब तो शर्म करके जेपीसी बना दो, अब क्या दिक्कत है भाई? अब तो शर्म करके जेपीसी बना दो, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। तो ऐसा नहीं है कि जेपीसी बनाने का या जेपीसी के गठन करने की कोई प्रक्रिया इस फैसले से बाधित होगी, कतई बाधित नहीं होगी। आज प्रधानमंत्री जी चाहे जेपीसी बना सकते हैं। ये जो नई कमेटी बनाई गई है, क्या इसके बाद विपक्ष के तमाम जो सवाल थे सीईसी को लेके और इलेक्शन कमीशन के रोल को लेके वो खत्म हो जाएंगे, या फिर सीबीआई डायरेक्टर का भी अपॉइंटमेंट इसी तरह की कमेटी से होता है, वहां भी आपके सवाल बरकरार रहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो सरकारी नियंत्रण था, यानी सरकार जिसको चाहती थी बिठाल देती थी चुनाव आयोग में, कम से कम इस फैसले से वो बात खत्म होगी। अब इसमें विपक्ष भी शामिल हो गया और मुख्य न्यायपालिका भी शामिल हो गई, मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं जो एक सरकारी नियंत्रण था चुनाव आयोग के गठन में, वो खत्म होगा इससे। विपक्षीयता की मांग फिर शुरू की है। बीते दिन चेन्नई में तमाम विपक्षी दलों के जुटे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां से एक तरह से अपील की कि सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए। डीएमके का उन्होंने उदाहरण दिया कि जब भी डीएमके साथ में चुनाव लड़ा कांग्रेस के, वहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। तो क्या आम आदमी पार्टी के देखिए ऐसा है कि विपक्षी एकजुटता का एक आधार होना चाहिए। इस बात को हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पे कहा। जब उद्धव ठाकरे जी से भी मुलाकात हुई तब भी मीडिया के सामने आके कहा कि विपक्ष इस देश के लोगों को महंगाई से निजात कैसे देगा, बेरोजगारी से निजात कैसे देगा, महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुदृढ़ हो पाएगी, एक खाका क्या है विपक्ष के सामने इस देश को देने का, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का, पहले वो तय होना आवश्यक है। और बाकी
इस समय जो चुनौतियां हैं, जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, गैस का सिलेंडर जिस हफ्ते मन होता है, जिस महीने मन होता है बढ़ा देते हैं, तो ये सारे प्रश्न हैं। आप बताइए, फ्री सिलेंडर देने की बात कही थी अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में, अभी ठीक होली के पहले उन्होंने तोहफा दे दिया, 50 रुपए घरेलू सिलेंडर महंगा हो गया, 350 रुपए कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया। तो इन लोगों की बातों और वादों का जो भरोसा टूटा है, एक तरफ वो मुद्दे हैं और दूसरी तरफ हमारे सामने क्या सपना है इस देश के लोगों के लिए, वो एक सपना, वो एक व्यू, वो एक विजन तैयार होना चाहिए और तब हम लोग विपक्षी एकता की बात करें, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी का और पार्टी का मानना है। संजय जी, G20 देशों के विदेश मंत्री आए हैं, चीन के भी आए हुए हैं, कांग्रेस विरोध कर रही है, आम आदमी पार्टी व्यापार और रिश्ता खत्म करने की कई बार मांग कर चुकी है चीन से। इस दौरे को, इस पूरे समिट को किस तरीके से देख रहे हैं चीन के? देखिए, ऐसा है कि दोहरा रवैया मोदी जी की सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का चीन को लेकर रहता है। कभी तो इनके चेले निकल पड़ते हैं मैदान में, सामान का बहिष्कार करो, ये दुकान तोड़ेंगे, वो दुकान तोड़ेंगे। अरे भाई, कोई चीनी सामान बेच रहा है वो तो पैसा देके ला रहा है, तुमने खोला है मार्केट, वो तो भारतीय है बेचारा, उसने बैंक से लोन उठाए हैं दुकान खोलने के लिए, तो भाजपा के गुंडे उसकी दुकान तो तोड़ने पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके जो नेता हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो चीन के प्रधानमंत्री को झूले पे घुमाते हैं, झूला झुलाते हैं, आओ झूला झुलाते हैं तुमको। तो ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। वो लोग हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार हैं, हमारी सीमाओं पर घुसपैठ करते हैं, उनके साथ हमारी सेना मुठभेड़ करती है, अपने जान हथेली पर रख के सीमा की सुरक्षा करती है। आप एक बार भी भारत की सीमाओं की सुरक्षा का विषय उनके सामने नहीं उठाएंगे और खाली उनको झूला झुलाएंगे, और आपके चेले जो है भाजपा के, वो चीनी सामानों, मतलब 3 राज्यों में हमें पूरी अपेक्षा थी कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 सालों में जो देश भर में काम हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के तरफ ज्यादा ध्यान देने का आदेश नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया था। नॉर्थ ईस्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट देने का भी निर्णय सरकार ने लिया था। सभी मंत्रियों को भी आदेश दिया था कि भाई नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाकर वहां अपनी योजनाएं इम्प्लीमेंट करने का काम करिए। तो मैं भी हमेशा हर महीने को नॉर्थ ईस्ट में जाता रहा, और नागालैंड हो, मेघालय हो और त्रिपुरा हो, तो त्रिपुरा और नागालैंड में तो एनडीए की सरकार थी ही थी, लेकिन मेघालय में हमारी समाज की सरकार थी, लेकिन मेघालय में भी हमको मेजॉरिटी मिल रही है, और तीनों राज्यों में मतलब एनडीए की सरकार बीजेपी के नेतृत्व में आ रही है। तो नागालैंड में मेरे पार्टी के 2 उम्मीदवार अभी तक डिक्लेयर हुए हैं, और भी 3 उम्मीदवार कुछ वोटों से पीछे है, वो सेकंड नंबर पर चल रहे हैं, और भी 2 उम्मीदवार जीत कर आने की संभावना है। तो जो मेरे पार्टी के 2 उम्मीदवार चुनकर आए हैं, या और भी 1-2 चुनकर अगर आते हैं, तो मेरी पार्टी वहाँ एनडीए को सपोर्ट करेगी और रिपब्लिकन पार्टी को सत्ता में भागीदारी भी मांगेगी। मैं 4 तारीख को दिल्ली में हूँ, तब मैं माननीय जेपी नड्डा जी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनसे मैं बात करने वाला हूँ, संतोष जी जो जनरल सेक्रेटरी उनसे मैं बात करने वाला हूँ, और रिपब्लिकन पार्टी को सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी के जो 2 कैंडिडेट अभी चुनकर आए हैं, और भी 1-2 कैंडिडेट अगर चुनकर आते हैं, तो हमारी पार्टी बीजेपी का और इंडिया का समर्थन करेगी। और मैं तीनों राज्यों के जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को देखकर वहां वोटिंग किया, उस सभी वोटर्स का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और रिपब्लिकन पार्टी का पहली बार मतलब नॉर्थ ईस्ट में खाता का खुल चुका है, इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी को भी सपोर्ट करने वाले सभी वोटर्स का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और अभी अपोजिशन वालों को मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के विषय में उल्टी सीधी बात मत करते रहो। अगर आप ज्यादा उल्टी सीधी बात करते रहोगे तो और भी हमें ज्यादा जीत हासिल करने का मौका मिलेगा। अभी 3 राज्यों के चुनाव आने के बाद
2024 का वातावरण साफ हो चुका है और 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी सरकार आएगी और कम से कम 350 से ज़्यादा सीटें हमको मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। सर, बात करते हैं त्रिपुरा राज्य की, जहां कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। हालांकि अध्यक्ष बदले गए लेकिन खाता नहीं खुला। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे कांग्रेस की? नहीं, खाता खुला नहीं, इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है, क्योंकि राहुल गांधी जी को पार्टी को मजबूत करने के लिए टाइम नहीं है। मतलब वो यात्रा निकाल कर टाइम पास कर रहे हैं। भारत जोड़ने की आवश्यकता नहीं, भारत जुड़ चुका है। बाबा साहब के संविधान ने भारत को जोड़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की घोषणा करके भारत को जोड़ा है। अभी भारत को जोड़ना क्या बाकी रह गया है? तो ये भारत को जोड़ने के बजाय भारत को तोड़ रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी टूट रही है। त्रिपुरा में मतलब कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला है और इसीलिए मुझे लगता है कि इसके लिए कांग्रेस पार्टी का जनाधार जो है ये पूरा टूटता जा रहा है और बीजेपी का जनाधार बढ़ता जा रहा है, एनडीए का जनाधार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हमें 20-25 साल तक कोई चिंता नहीं है। मतलब हर इलेक्शन में हम जीतेंगे और कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन वालों को हमारा चैलेंज है कि नरेंद्र मोदी जी का सामना करने के लिए आ जाओ। हम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ है और आपको इलेक्शन में हराने के लिए हमारी ताकत बहुत बड़ी ताकत है और हम आने वाले चुनावों में सभी अपोजिशन को हराएंगे। सर, कांग्रेस के अध्यक्ष बदले गए हैं, हालांकि राहुल गांधी के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन क्या अभी भी जिस तरह से तीनों राज्यों के चुनाव के फैसले आ रहे हैं, हालांकि बीजेपी के समर्थन में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को चिंतन और मंथन की जरूरत है। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे आने के बाद भी कोई बदलाव नहीं दिखा गया। मुझे लगता है कि खड़गे आने दो या और कोई आने दो, लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी जी का सामना करना बच्चों का खेल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलते रहने से कोई सफलता मिलने वाली नहीं है और नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा को लेकर बाबा साहब का संविधान मजबूत करने का काम किया है, वो कर रहे हैं। इसीलिए दलित समाज बड़ी संख्या में नरेंद्र मोदी जी के साथ है, आरपीआई के साथ है और इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को चिंतन करने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है। लेकिन वो चिंतन और मंथन करते रहे, लेकिन हम हर बार सत्ता में आते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी के जो 70 साल है वो 70 साल पूरे हुए हैं। अभी हमारे 70 साल बाकी है, तो हम 70 साल तक सत्ता में आते रहेंगे। सर, जिस तरह से लोकसभा चुनाव आने वाला है 2024 में, सारी विरोधी पक्ष जो है मोदी के खिलाफ हो गई है, एक अकेले मोदी जो है, क्या आपको लगता है सर अभी भी मोदी लहर जो कहते हैं 2014 में देखा गया, 2019, क्या 2024 में वही मोदी लहर देखने को? मतलब मोदी लहर आपको दिखाई देगी। जो मैंने बोला कि भाई देश के आज़ादी की जब शताब्दी जब हम मनाएंगे 2047 तक, मतलब हमारी सत्ता आती रहेगी और नरेंद्र मोदी जी का सामना करने के लिए हर राज्य में एक एक नेता का खड़ा है, लेकिन नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा है और इसीलिए मुझे लगता है कि कितनी भी कोशिश करे लेकिन नरेंद्र मोदी जी का सामना करना इतनी आसान बात नहीं है और 2024 में नरेंद्र मोदी। मैंने ये कहा ये स्थानीय चुनाव है, ये स्थानीय चुनाव है। मैं नहीं समझता हूं कि स्थानीय चुनाव में राष्ट्रीय नेता जो हैं जाकर जो नतीजा है एक तरफ से दूसरे नतीजे को ला सकते हैं। स्थानीय संगठन, स्थानीय पदाधिकारी, हमारे लोकल कैंडिडेट वो काम करते हैं। नेशनल लीडर जाते हैं, बीजेपी के लीडर जाते हैं, कांग्रेस के लीडर जाते हैं, सभी पार्टी के लीडर जाते हैं, सीपीएम के लीडर भी जाते हैं। पर अगर हमारा संगठन राज्यों में कमजोर है, हमारा संगठन जिले के स्तर पर कमजोर है, तो हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे। यही मैंने कहा। No, I am not saying that. I am saying that these are assembly elections. These are assembly elections. In Gram Panchayat elections, in Nagar Palika elections, local leadership matters. In Vidhan Sabha matters. In Meghalaya, our entire 21 MLAs migrated to other political parties. We were handicapped. In Nagaland, same thing happened.
In Tripura, of course, we had an alliance. That's why I said in Tripura we were in a better position to form the government because we had an alliance which we believed was a strong alliance. But the results have not, proved our beliefs right. But to say that our performance in the northeastern states is because national leaders did not campaign, in my view, is a wrong interpretation. What lesson have you learned? Because, somewhere down the line... The results have just started coming. So once we look at, I am just giving you off the cuff, I'm just giving you instant reaction. So once we look at... When will the Congress party realize that it's somewhere down the line it needs to pull up its socks and be able to win one? We have pulled up our socks. Let me give you the example of Meghalaya. It's a good example and I want to repeat it. 21 of our MLAs were hijacked. All the people who won were hijacked. We were left with a vacuum. But we have taken a decision in Meghalaya that we have to build for the future. We contested all 60 seats in Meghalaya, all 60. Unlike in Tripura, unlike in Nagaland, we contested all 60 seats in Meghalaya. We brought young faces. We brought 10 women. Never before, no other political party. Average age, I think, was about 42 or 43 in Meghalaya. A very young age profile, professional profile. And we believe that we are building for the future in Meghalaya. We had serious problems this time because our entire people who had been elected on our ticket and who were MLAs had migrated to other political parties. So these decisions take a lot of time, and I think we are playing for the future in the Northeast, even in Nagaland. I've been to Nagaland. I went to Meghalaya. I saw the profile of the candidates. I didn't think that we were going to come up with a miracle in these two states, but certainly looking into the future, these were the candidates that we need to project now, so that they have earn a standing for future elections. But if you are a political party, if you don't win an election, what is the point? Well, we have won in West Bengal. We have won in Kasba in Maharashtra, an election that for over 30 years was being won by the RSS and the BJP. Sagar Digi we have won. That you will not say. Erode we have won. Although Erode we had a good candidate,